नेक्स्ट स्पीकर श्री अभय कुमार सिंघल। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय वित्त मंत्री महोदय जी ने 9वां बजट पेश किया और हमें याद है महोदय कि जब ये सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि पुरानी सोच बदलेगी, प्राथमिकताएं बदलेगी और आम आदमी के जीवन में वास्तविक परिवर्तन आएगा। महोदय, यह 2026-27 के बजट को देखकर प्रश्न उठता है, क्या बदला और किसके लिए बदला? इस बजट में जहां एक ओर बड़े बड़े पूंजीगत आंकड़े दिखाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आपदा, ग्रामीण विकास, राज्यों और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी अहम मदों में कटौती की गई है। केंद्रीय बजट 2026-27 के दस्तावेज बताते हैं कि बदलाव नहीं बल्कि कटौती, ठहराव और कुप्रबंधन हुआ है और इसका सबसे बड़ा नुकसान महोदय हमारे बिहार जैसे राज्यों को उठाना पड़ता है। यह बजट विकास का विजन नहीं है बल्कि बिहार के युवाओं, किसानों, श्रमिकों और छात्रों के लिए निराशा का दस्तावेज है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, बिहार के लिए अमृत काल कहां गए महोदय? मैं जानना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले चुनाव संपन्न हुई बिहार में, डबल इंजन की सरकार डबल डिजिट में, डबल सेंचुरी में 203 सीट पर जीत के आती है और जब चुनावी घोषणा में जब उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो जातीय गणना हम कराएंगे और इस बजट में जातीय गणना पर किसी प्रकार का कोई भी बजट प्रस्तुत नहीं करना, यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है महोदय। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार जिसे आप कहते हैं, ये बिहार पर सबसे बड़ा असर, इस तरह के बजट से सबसे बड़ा असर बिहार जैसे राज्यों पर पड़ता है और बिहार मैं बता दे रहा हूं, गरीबी में नंबर 1 बिहार, बेरोजगारी में नंबर 1 बिहार, पलायन में नंबर 1 बिहार, अपराध में नंबर 1 बिहार, स्कूल ड्रॉप आउट में नंबर 1 बिहार, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश बिहार, देश में सबसे कम उद्योग धंधे बिहार में, देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में, छात्र छात्राओं के उत्पीड़न में नंबर 1 बिहार, हत्या और बलात्कार में नंबर 1 बिहार। यह है डबल इंजन की सरकार। ताज्जुब की बात यह है महोदय, एक दो पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं महोदय। केंद्र सरकार ने स्वयं एथेनॉल उत्पादन नीति लाई थी बिहार के लिए। उसके बाद क्या हुआ महोदय? सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी, एथेनॉल उत्पादन नीति लाई थी केंद्र ने बिहार के लिए और हुआ क्या? बोले थे उद्योग लगेंगे, रोजगार पैदा होंगे और पलायन रुकेगा। बड़े पैमाने पर 2025-26 में बजट में तेल विपणन कंपनियों द्वारा बिहार की एथेनॉल इकाइयों का खरीद आवंटन लगभग 50% घटा दिया गया महोदय, जिससे 17 संयंत्र बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और कुछ ने उत्पादन भी रोक दिया है। परिणाम स्वरूप 25,000 से अधिक श्रमिकों की नौकरी खतरे में है और 15 लाख मक्का किसानों को मिला सुनिश्चित बाजार टूट चुका है। इस तरह की नीति से यह केंद्र सरकार की बजट चलती है महोदय। मैं जरूर कहना चाहूंगा, बेरोजगारी की बात आती है, ये जब 2017-2014 में पहली बार सत्ता में आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, हम महंगाई को खत्म करेंगे, आप हमें सत्ता में लाओ। और सत्ता में जब देश की जनता ने लाई तो बेरोजगारी तो छोड़ दीजिए, महंगाई भी चरम सीमा पार कर गई। हमें याद है 2014 में
जब 386 रुपये सिलेंडर था, 386 रुपये सिलेंडर था, उस समय सत्ता पक्ष के ही तरफ से एक माननीय मंत्री हुआ करती थी, वो सिलेंडर माथे पे रख करके डांस किया करती थी। और इसी सरकार में 1100 रुपये सिलेंडर हुआ। सत्ता पक्ष के लोग कोई किसी प्रकार का उनके कान पर कोई जू नहीं रहेगा। ऐसे बहुत आंकड़े हैं महोदय, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। सभापति महोदय, स्वास्थ्य के बारे में मैं एक थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूं। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा की 2024 की रिपोर्ट बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर विफलता को उजागर करती है। कैग के अनुसार राज्य में WHO मानकों की तुलना में 53% डॉक्टरों की कमी है। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग 60% पद खाली हैं। अधिकांश जिला अस्पताल और CHC विशेषज्ञ डॉक्टरों के बिना संचालित हो रहे हैं, जबकि कई जगह ICU, ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक जैसे मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। पूरे मगध क्षेत्र का भार मगध मेडिकल कॉलेज पर रहता है महोदय, लेकिन वहां भी PG स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया अभी तक के धीमी चल रही है। हम एक दो बातों का और जिक्र करना चाहेंगे महोदय। माननीय वित्त मंत्री महोदया जी ने कहा कि हम 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके लाए हैं। वो आंकड़े कहां हैं महोदय? कैसे आप उठा करके लाए? आप पिछले बजट में आपने कहा कि 75 से 80 करोड़ BPL धारी परिवार को हम 5 किलो अनाज देने का काम करते हैं, और इस बार आप एक साल में 25 करोड़ BPL धारी परिवार को आप ऊपर उठा करके लाए हैं। तो मैं तो कहूंगा कि राज्यभाई, इसका आंकड़ा भी पूरी तरह से प्रस्तुत आपको करना चाहिए महोदय। मैं तो जरूर कहना चाहिए। 1 मिनट महोदय, मैं एक मांग आपसे करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदया जी, आप जिन्हें BPL को 5 किलो अनाज जो आप फ्री में आप देते हैं, आपके यहाँ डाटा है, वैसे परिवारों से जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग हैं, उनसे GST टैक्स लेने का इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है। उस परिवार को GST फ्री का एक आप कार्ड निर्गत कर दीजिए। रियल में आप गरीबी उन्मूलन की अगर बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें GST फ्री का एक उन गरीब परिवारों को एक कार्ड निर्गत कर दीजिए। ये गरीबी उन्मूलन की बात होगी। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं समाप्त कीजिए। एक सेकंड महोदय, एक इंपॉर्टेंट चीज है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी इस पर चर्चा हुई थी। सुलभ और सुरक्षित यात्रा के लिए माननीय रेल मंत्री जी ने भी कहा कि जितने भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैं उसमें जनरल बोगी कम से कम 4-5 बढ़ाई जाए, और हुआ भी था कि बढ़ाने की प्रक्रिया होगी, लेकिन अभी उस पर किसी प्रकार का इस बजट में भी सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये इनकी गरीबी उन्मूलन है। हमारे देश के भी गरीब चाहते हैं कि सुलभ और सुरक्षित यात्रा हम कर सके। हमने कहा कि समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में थे तो गरीब रथ चलाने का काम किया था, और गरीब गुरुआ भी AC में सफर करने का काम करते थे। इसलिए हम माननीय वित्त मंत्री महोदया जी से एक आग्रह और करना चाहेंगे। ये हमारे सत्ता विपक्ष की ही आग्रह नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष के भी सभी माननीय सांसदों का अंदर से समर्थन है कि कम से कम लोकसभा में MP लैंड तो मैडम इस बार बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। इतनी महंगाई में बहुत बहुत धन्यवाद। मियां अल्ताफ अहमद।